हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हाइड्रोस्टैटिक में एक क्वेश्चन और मैं जो कराना चाहता था लेवल 3 का, वो ये वाला था 67 क्वेश्चन नंबर 8 एडिशन पियर्सन आईटीजे फाउंडेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके इसको एक बार अपने खुद से ट्राई करो, क्योंकि नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसके बाद तो मैं इसको बनाऊँगा ही। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आती होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। An alloy of copper and zinc weighs 320 gram in water and 302 gram in a liquid of density 1.4 gram per centimeter cube. If the density of copper is 8.9 gram per centimeter and that of zinc is इतना, find the measure of masses of copper and zinc in the alloy. सबसे पहले तो जानते हैं कि alloy क्या होता है। तो alloy आप लोग जानते होंगे कि combination of metals है और combination of metals and और मोर देन वन अदर एलिमेंट। ठीक है, मेटल्स का कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और वन मोर देन वन अदर एलिमेंट्स। जैसे कि देखो, स्टील क्या है? एलॉय है। ठीक है, डुरालामीन क्या है? डुरालामीन ये भी एलॉय है। ब्रास, ब्रोंज, ये सब एग्जाम्पल हैं एलॉय के। ये एक से ज़्यादा मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं तो मीटर में भी इतना, एलॉय में इतना बस थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि हम लोग फिजिक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो ठीक है, तो एलॉय हम लोग बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो एलॉय है, इस एलॉय का टोटल मास कितना होगा? तो इसमें जितना मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक, यही टोटल मास होगा इस एलॉय का। आ रहा है समझ में? इस एलॉय का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉपर, नहीं ये चीज नहीं, इस अभी तक मास तक ही आप सीमित रखो इसको। तो ये क्या हो गया? आप मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक इस टोटल एलॉय का मास होगा। अच्छा ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि पहला लाइन ही इसमें डरा देने वाला है। ये जो पहला लाइन है आप देख रहे होगे यहाँ पर, पहला लाइन जो है, जो पहला लाइन है एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक वेट्स इतना इन वाटर। तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा समझना होगा कि एक जो लिक्विड है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई लिक्विड है, ठीक है, वाटर और एक लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड कोई है और एक आपका वाटर है। ठीक है, तो लिक्विड में इसका कितना वेट है इस एलॉय का? 302 ग्राम। ठीक है, और वाटर में इसको जब डालते हैं इस एलॉय को तो कितना वेट है इसका? 320 ग्राम। तो मान लो कि हवा में, एयर में इसका कितना वेट होगा? x ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा है ना कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा क्या? वेट लॉस इन लिक्विड अपॉन वेट लॉस इन वाटर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ सब्सटेंस कौन है? एलॉय है। जितना उसने लिक्विड में वेट लॉस किया अपॉन जितना उसने वाटर में अपना वेट लॉस किया, वही इस डेंसिटी का अपना रिलेटिव डेंसिटी होगा इस लिक्विड का। कितना दिया भाई इस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी? 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर दिया था, 1.4 इज इक्वल टू, अब लिक्विड में वेट लॉस कितना होगा? तो जितना हवा में इसमें कितना होगा? x ग्राम। तो लिक्विड में कितना है? 302। तो लॉस कितना हुआ? तो x माइनस 302 ग्राम अपॉन वेट लॉस इन वाटर कितना हुआ? तो x माइनस 320 ग्राम। कोई दिक्कत है? यहाँ से आप x को सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से x इज इक्वल टू 365 ग्राम आ जाएगा। ओके, वैसे भी आप करके देख लो अगर आपको लगता है कि मतलब यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था 365 ग्राम यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा। ठीक है, हमने कितना आ गया? 365 ग्राम आ गया एलॉय का। ये x क्या है? एलॉय का मास है किसमें? एयर में। आप याद रखना, एयर में 365 ग्राम है, उस लिक्विड में कितना इसका वेट था? 302 ग्राम, और इसका वाटर में उसका कितना चाहिए था? 320 ग्राम। ठीक है, याद रखना वेट वेरी कर सकता है बट मास वेरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेट ही मैं देख रहा हूँ 300, इसका आप इसका mg जो भी हो ले लेना। तो यहाँ पर 365 ग्राम हो गया एयर में इसका, x जो भी हो एलॉय का, एयर में इसका कितना हो गया? 365 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए? तो अब देखो एक चीज ध्यान देना कि 365 ग्राम इसका एयर में है, 320 ग्राम इसका वाटर में है, तो कितना ग्राम का इसमें फर्क पड़ा? 45 ग्राम का।
ठीक है, 45 ग्राम का लॉस हुआ है किस में, वाटर में 45 ग्राम का वो लॉस हुआ है वेट में। तो आप जानते हो ना कि जितना लॉस ऑफ वेट ऑफ वाटर होता है वही तो जितना लिक्विड, यही इसी वेट का ना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। जब पानी में एलॉय को हम लोग डाले होंगे तो इतना ग्राम पानी बाहर निकल गया होगा या इतना ग्राम पानी डिस्प्लेस कर गया होगा, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार इसी 45 ग्राम का जो वेट होगा उतना ही बायंसी लग रहा होगा। तो 45 ग्राम का अब आपको पता है ना कि मास वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है 45 ग्राम और डेंसिटी वाटर का कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना 45 आपको ml हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 ml वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया जब हम उस एलॉय को किस में डालें, हमने उस वाटर में डाला। तो कितना ml पानी डिस्प्लेस हुआ 45 ml। हमें कैसे पता चला, हमने सबसे पहले एलॉय का एयर में वेट निकाला या जो भी हो, उसके बाद हमने देखा कि अरे यार 45 ग्राम इसमें हो रहा है डिस्प्लेस, तो यानी वॉल्यूम इतना इसका डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये वॉल्यूम किसके द्वारा ये घेरा गया होगा, ये जो 45 ml है वाटर में, तो एलॉय के द्वारा ही घेरा गया होगा, एलॉय के द्वारा ही ये वॉल्यूम घेरा गया होगा। आ रही बात समझ में, एलॉय के द्वारा ये वॉल्यूम घेरा होगा। अब आप पूछोगे कि फिर मास से आपने क्यों नहीं बनाया, ये जो मास था 45 ग्राम का, तो आप ये भी तो कर सकते थे कि 45 ग्राम मास होगा एलॉय का, क्योंकि 45 ग्राम डिस्प्लेस हुआ। नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एलॉय जो है वो फ्लोट नहीं कर रहा है पानी में, एलॉय तो नीचे जाके बैठ जाएगा ना। आ रही बात समझ में, एलॉय नीचे जाकर बैठ जाएगा। यहाँ पर मास mg/बायंसी नहीं लग रहा है, वो तो फ्लोटेशन का होता है। आ रही बात समझ में, 45 ग्राम वाटर डिस्प्लेस हुआ तो उसका जो वेट है उतना बायंसी लग रहा है, वो उसका mg नहीं हो जाएगा। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि 45 ml वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, एलॉय का। अब वॉल्यूम ऑफ एलॉय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एलॉय इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ एलॉय कितना लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ कितना लिखेंगे, जिंक लिखेंगे। हालांकि पियर्सन में इसका सॉल्यूशन में पता नहीं क्यों वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जिंक कर दिया है, मुझे ये समझ में आया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग वॉल्यूम में ये होगा तो फिर कैसे हम अति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मैंने किया है कि वॉल्यूम ऑफ एलॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ जिंक। और अगर आपको लगता है कि इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मास ऑफ एलॉय इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर, क्योंकि एलॉय किससे बना है, कॉपर प्लस जिंक से बना, और मास ऑफ जिंक, ठीक है। अब मास ऑफ एलॉय ये तो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो इसीलिए इससे हम नहीं बना सकते हैं। आया समझ, मैंने क्यों वॉल्यूम का नाम लिया था, तो इसीलिए हम वॉल्यूम से चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एलॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और प्लस ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ से नहीं बना रहे हैं हम लोग, पीछे वाले से, कि वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जिंक बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ जिंक अपॉन डेंसिटी ऑफ जिंक दिया हुआ है 7.4। तो अब वॉल्यूम ऑफ कॉपर तो 45 है, दी है ना, अभी निकाला ना कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर निकालना है तो मास ऑफ कॉपर अपॉन 8.9 प्लस, अब तक जिंक का मास कितना होगा, तो जिंक का मास टोटल मास ऑफ एलॉय, टोटल इतना तो पता है ना कि मास जिंक का जो अति है, सॉरी, जिंक का जो मास है वो टोटल एलॉय का मास माइनस कॉपर का मास। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम ऑफ एलॉय, और मास ऑफ एलॉय कितना है आपका 365 ग्राम ही तो है ना, ये यही ना मास ऑफ एलॉय है, आपने पढ़ा होगा इस चीज को, अभी जस्ट पीछे ही निकाला मैंने, मास ऑफ माइनस एम ऑफ कॉपर, ठीक है। क्योंकि मास ऑफ कॉपर को आप टोटल मास ऑफ जिंक को आप टोटल मास ऑफ कॉपर माइनस, सॉरी, मास ऑफ जिंक को आप टोटल मास ऑफ एलॉय माइनस मास ऑफ कॉपर लिख सकते हो अपॉन 7.4। तो अब इसमें कौन सा केवल एक ही वेरिएबल बचा, कॉपर, मास ऑफ कॉपर ही तो बचा। तो इससे आप निकालोगे इसको तो मास ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा 201.7 ग्राम। आप करके देखो, ठीक है। तो मास ऑफ कॉपर कितना आ गया 201.7 ग्राम। तो मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 365, क्योंकि टोटल कॉपर का मास कितना है 365 माइनस ग्राम लिख दो, जो भी लिखना है 301.7 ग्राम, और इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा
और 4 में से 1 गया 3, और कितना बच जाएगा 6 और 163.5 163.3 ग्राम। तो कॉपर का मास कितना है इस एलॉय में 201.7 ग्राम, ये हमारा आंसर हो गया। और जिंक का मास कितना है इस एलॉय में 163.3 ग्राम। अब समझो इस बात को आप कि ये हमने क्यों यहाँ पर शुरू से आप इसको फिर से देख लो। हमने सबसे पहले एलॉय का मतलब समझा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और मोर देन वन अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस एलॉय को जब हम किसी लिक्विड में डालें तो इसका जो वेट था वो 302 ग्राम दिखा रहा था, ठीक है। और उसके बाद वाटर में 320 ग्राम था, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एयर में मान लिया कि एयर में इसका कितना है x ग्राम है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है वेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड एंड वेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। तो लिक्विड में कितना इतना लॉस हुआ और वाटर में इतना लॉस हुआ, तो यहाँ से वेट ऑफ एलॉय इन एयर 365 ग्राम आ गया। अब ये जो चीज है ना भाई लोग, ये जो चीज है देखो, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने देखा कि 45 ग्राम वाटर डिस्प्लेस हुआ क्योंकि एयर में इतना वेट है और वाटर में इतना है, तो लॉस कितना हुआ इतना ग्राम का। और इसी का जो वेट होगा इस पानी का जो वेट है यानी 45 ग्राम वेट जो है यही बैलेंसी लगेगा, क्योंकि एकेडमिक में ये नहीं कहता कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर बैलेंसी लगता है। लेकिन चूंकि अब एलॉय है तो वो तो नीचे चला जाएगा, वो तो फ्लोट नहीं करेगा, इसीलिए ये मास नहीं होगा एलॉय का। आप इस बात को समझो। दरअसल इसका अब इस 45 ग्राम वाटर का कितना वॉल्यूम होगा 45 ml होगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो लेकिन तो इसका मतलब उस एलॉय ने 45 ml जगह छेक कर मतलब अति रखा था किसमें वाटर में। अब इसका मतलब हमको क्या पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ एलॉय पता चलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ एलॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ जिंक, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये चीज। अब यहाँ से हम लोग आते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एलॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम, अब यहीं से करें वॉल्यूम को क्या किया मास अपॉन डेंसिटी, और ये चीज हम लोग कर दिए यहाँ से। सो यहाँ पर फिर हमने मास ऑफ जिंक को किसी रिप्लेस कर दिया मास ऑफ एलॉय माइनस मास ऑफ कॉपर, क्योंकि वो जो एलॉय है दो ही चीज से बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। तो यहाँ पर हमारा मास ऑफ कॉपर 201.7 ग्राम आ गया और मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा 365 में से 201.7 को हटा देंगे 163.3 ग्राम आ गया। तो यही पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, फाइंड द मेजर ऑफ द मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो ये आई होप निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और भी प्लेलिस्ट हैं काइनेमेटिक्स डायनामिक्स सब जाकर चेकआउट करो, रियल नंबर भी हो गया है तो आप जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।